हाँ जी। ANR यानी अनदर, ORS यानी अदर्स। ठीक है, सीधे से जजमेंट पढ़ना, ऑब्जर्व दैट। एक सेकेंड। देखो अभी वो कह रहे हैं कि यार ये जो सेंट्रल बोर्ड है उससे ना इन लोगों ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली थी जो प्रोडक्टिव नहीं थी, विच वाज नॉट रिलेटेड टू करप्शन या उनके डे टू डे वर्क लाइफ को लेके या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, बहुत ही अनप्रोडक्टिव चीजें उनसे पूछ ली गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि इस एक्ट का मिसयूज करना गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। एक सेकेंड इशिका। रुक जाना। अब वो कह रहा है कि जो पल्लू क्या देख रहा है अपन। अब ना क्या हो रहा है कि जो भी रिकॉर्ड्स आपको चाहिए वो उनके पास मेंटेन्ड होने चाहिए, एक ऐसा डेटा जो एनालाइज हो सके, जो उन्होंने रिकॉर्ड्स में रखा हो। एक कोई ऐसा क्वेश्चन आप पूछ लोगे जो उनके कवर में, उनके कवरेज में नहीं कवर होता है और उनके अंडर में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, विच इज नॉट इवन रिलेटेड, तो हम एप्लीकेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही। हम एप्लीकेंट को मना कर सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। A public authority is also not required to furnish information which is required to drawing an inference or making assumptions. If it is also not required to provide any advice or opinion, or to applicant are not required to obtain or furnish any opinion or advice to an applicant. ये चीज की इतनी फीस क्यों है, ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है। इस चीज को लेके आपको एडवाइस और ओपिनियन हमसे मत लो। ठीक है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है, वो मांग लो। उनसे कोई एडवाइस और ओपिनियन लेने के लिए थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं है। एनी अदर लॉ में जाना है जाओ, इस वाले एक्ट का मिसयूज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पैराग्राफ। नहीं नहीं, फर्निश मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल के देना, फर्निश करो, प्रेजेंट करो। अनुकृति, फर्दर मोर। रुक जाना, उसने उससे आंसर बुक मांगी। अब आप बताओ, मैंने तो CS कब से क्लियर कर लिया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, मुझे अपने स्टूडेंट्स को दिखाना है। सपोज उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप इतने साल बाद अब आ रहे हो, हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दूं? अग, हाँ, लैप्स हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो पर वो लिमिटेशन एक्ट है। ठीक है, जो मैंने 3 साल वाली बात बताई थी ना, वो लिमिटेशन है। इंस्टीट्यूट के कुछ अपने एक रूल्स होंगे कि हम आपके आंसर कॉपी सिर्फ इतने टाइम के लिए अवेलेबल रखेंगे। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, RTI के थ्रू आप फ्री में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। फ्री में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि मेरे आंसर शीट्स मुझे दो। उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए भी रिजल्ट आने के बाद आपके पास कुछ 7 या 10 दिन होते हैं।
ठीक है, उतने दिन में आपने अगर फाइल कर दिया कि मेरे आंसर कॉपीज दे दो तो ठीक है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगी तो उसके बाद कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो क्या? क्योंकि उनकी पॉलिसी में लिखा है कि 7 दिन के बाद आप हमसे मत मांगने आओ, तो हम नहीं मांग सकते। तो यहाँ पे जो सीबीएसई उसने बोल दिया था हम 3 मंथ्स तक आंसर शीट रखते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर आप बोलोगे कि अब मुझे अपनी आंसर शीट चाहिए तो वो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती, ऐसे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस 6 मंथ्स तक आपको बुक्स रखनी चाहिए। कितने मंथ तक? 6 आंसर बुक्स। ठीक है, अब 1 मंथ में डिस्ट्रॉय कर दी, अब बताओ सही है कि गलत? अब गलत है। अब हम एक्सेस लेंगे, अब हम कोर्ट में फाइल करेंगे कि आपने उतने पीरियड के लिए नहीं रखी जितने पीरियड तक रखनी चाहिए थी। 8 मंथ्स में डिस्ट्रॉय कर दी, 6 थे रूल्स। ठीक है, रूल्स था 6 मंथ, 8th मंथ में डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, और वो 10th मंथ में आके बोल रहा है मुझे अपनी आंसर शीट चाहिए, आपने डिस्ट्रॉय कैसे करी? अब वो एक्सेस कर सकता है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मिसयूज करना गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जो चीज मेंटेन होनी चाहिए, जो चीज प्रिजर्व्ड होनी चाहिए, जो डेटा हमारे पास हो वही इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो। दूसरी चीज कि उसके एक रूल्स हैं कि इतने पीरियड ऑफ लिमिटेशन तक आप उसको रख सकते हो, वो पीरियड अगर खत्म हो गया तो उसके बाद आप एक्सेस करने मत आओ। क्लियर है सबको केस? चलो, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 और 9, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। ये वाली इंफॉर्मेशन हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। चलो सब साथ में रीड करेंगे। पहला पॉइंट में जो ब्लॉक में लिखा हुआ है वो क्या है? प्री जुडिशली अफेक्टिंग, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो प्री जुडिशली यानी हमारे जुडिशियल सिस्टम को या कहीं ना कहीं किसी भी हमारे जो सुपीरियर हमारे हैं उनको अफेक्ट करेगी, वो इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। जैसे कि वेयर द डिस्क्लोजर अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट कर रहा है? सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, द स्ट्रेटेजिक, द साइंटिफिक, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जैसे सौम्य पूछने आया था बम बारूद कहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है, ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि कल को वॉर होगा तो ये शायद पाकिस्तान का एजेंट बन जाए और बोल दे कि मुझे पता है कहाँ बन रहा है, कितना है, तो आप उतना बनाओ, इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं अब ये बोल देगा मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो भी इसको मिलेगी क्या? नहीं, ये राइट आप सेक्शन 8 और 9 में कवर होता है तो एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सब देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोई एक केस ऐसा चल रहा है, ठीक है, जो एक सीक्रेटली होना था अंडर द कैमरा और हमको पब्लिक को उसमें नहीं बिठाना था, उस चीज को न्यूज वगैरह में भी नहीं लाना, सपोज वुमेन का कोई रेप केस है, तो ये चीज कोर्ट ने क्लियरली एक्सप्रेस कर दी कि इसको हम नहीं इन्फॉर्म कर सकते कि इसमें क्या हुआ था, तो वो चीज हम क्लियरली डिस्क्लोज करने के लिए अपने आप को एग्जेम्प्ट करते हैं कि हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल और डिस्क्लोजर ऑफ विच में कॉन्स्टिट्यूट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अभी साइड में, सबके साइड में एक एग्जाम्पल लिखा दूंगी तो हमेशा याद रहेगा। फिर क्या लिखा है? ब्रीच ऑफ, भैया अब अभी लॉ बन रहा है, ठीक है, अभी लॉ बन रहा है, पार्लियामेंट में तो इंसान ही बैठते हैं, डिस्कशन करके बाहर आए और हमारे रिश्तेदार हैं और हमने उनसे पूछ लिया बताओ क्या बात हुई आज, अब क्या नया लॉ आ रहा है, सारे हिडन सीक्रेट दे दो, कौन किस बात पे लड़ रहा था, कौन किस बात पे लड़ रहा था, या न्यूज वाले खड़े हो गए, तो उन्होंने नहीं बताया, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कर दिया कि हमें जानना है पार्लियामेंट के अंदर क्या बात हुई। अभी फाइनल हुआ है क्या कुछ? नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि कोई बजट को लेके डिस्कशन चल रहा है स्टेट में कि अभी हमारे स्टेट के लिए इतना बजट हमको बनाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यू बीइंग नॉर्मल सिटीजन, इसमें अभी तक जब तक फाइनलाइज नहीं होगा हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये वाले एक्सेस लेके मत आओ। क्लियर है? क्या बोल रहा है
कि वेयर द डिस्क्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उनको जो भी प्रिविलेज मिलते हैं उसमें अगर ब्रीच होगा तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको पास ऑन नहीं करेंगे। पहला वाला क्या था बच्चे, विच इज प्री जुडिशली अफेक्टिंग। दूसरा वाला क्या था, फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तीसरा वाला क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड क्या लिखा है, हार्मिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, भेल सुना है जैसे BHEL, ठीक है, बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर, उसके हमको सीक्रेट चाहिए ट्रेड के, कैसे वो बनता है, इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लिया। अब वो है क्या, पब्लिक सेक्टर। तो हमने ये पढ़ लिया कि पब्लिक अथॉरिटी से हम चीजें निकाल सकते हैं। अब मैं उसके ट्रेड सीक्रेट्स ले लूं, और मी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी उसके ट्रेड सीक्रेट से एक इतनी बड़ी, मतलब बोल सकते हैं हम 2-3 हजार करोड़ कंपनी बना लूं, तो ये गलत होगा उसके कंपटीशन के खिलाफ। तो ऐसी चीजें हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो किसी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अफेक्ट करे। क्लियर है सबको? तो बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, वो किससे डील करता है, उनके ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जहां पे एक्चुअली उसकी कंपटीशन पोजीशन हिल जाएगी, वो इंफॉर्मेशन हम किसी को भी नहीं दे सकते। क्लियर है सबको? अगेन फर्स्ट क्या था, प्री जुडिशली अफेक्टिंग। सेकंड क्या है, फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। थर्ड क्या है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट, उनका प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है। उसके बाद फोर्थ क्या है, हार्मिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इतना सबको समझ आ गया? अब कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। अब इंफॉर्मेशन हमको मिली है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट हमारे साथ एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का सोच रही है और हमारे साथ कोलैब करने का सोच रही है कि आप हमें हल्दी दे देना, हम आपको कोल दे देंगे, आप हमें हल्दी दे देना, हम आपको पेट्रोल अच्छे से दे देंगे, कम रेट में दे देंगे। अभी ये डिस्कशन चल रहा है। अब हमारा एक अग्रीमेंट हो रहा है, मोदी जी और फॉरेन गवर्नमेंट का एक अग्रीमेंट हो रहा है, जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज आ रहा है कि भैया ये रेट पे ही डील होगी, ये रेट बाहर मार्केट में नहीं आना चाहिए। अब आपको न्यूज आ गई कि हमारा उनके साथ एक कोलैबोरेशन चल रहा है, वहां से माल आएगा और यहाँ से माल जाएगा। इस चीज का आपने फाइल कर दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें जानना है क्या रेट पे हो रहा है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि फॉरेन गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की है, तो हम वो आपको नहीं दे सकते। क्लियर है सबको? अगेन फर्स्ट वाला क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, प्री जुडिशली अफेक्टिंग। सेकंड क्या था, forbidden by court or tribunal. Third, breach of privilege of parliament or state legislature. Fourth, harming competitive position. Fifth, confidence from a third party. Confidence from a third party. Third party मतलब फॉरेन गवर्नमेंट। चलो उसके बाद एंड डिस्क्लोजर एंडेंजरिंग लाइफ और फिजिकल सेफ्टी। अब एक बात सुनो, क्या हुआ कि मैंने रोड में देखा एक करीबन बहुत ज्यादा दो लड़कों की हाथापाई हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा हुई, और मैंने दूर से ये चीज देख ली, और उसके बाद एक बंदे ने उसको गोली मारी और वो वहां से भाग गया। ठीक है, इस चीज की कंप्लेन मैंने फाइल कर दी और ये बोल के करी कि सर उसने मुझे देख लिया है कि मैंने उसे देखा है, तो मेरी लाइफ भी एंडेंजर हो सकती है, अभी वो मिला नहीं है, वो भाग गया है, तो मीनवाइल आप मेरा नाम मत डिस्क्लोज करो कि दैट आई हैव कम अप विद सच इन्फॉर्मेशन राइट नाउ प्लीज। अभी क्योंकि क्या है, मेरी लाइफ एंडेंजर्ड है। तो इस चीज का अगर वो बंदा राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करता है, या कोई भी कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की, तो वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसकी लाइफ एंडेंजर्ड हो सकती है। ठीक है, इस ये बहुत छोटा केस है, इसको बहुत बड़ा केस भी समझ सकते हो कि कोई एजेंट की मुझे न्यूज पता चली हो और वो मैं सीक्रेटली जाके गवर्नमेंट को बता दूं, और फिर कोई फाइल कर रहा है कि वो बंदी कौन थी जिसने इन्फॉर्मेशन निकाली, तो वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ अभी भी एंडेंजर्ड है। तो लिखा क्या है, information of disclosure endangers life or physical safety of any person identifies, क्या लिखा है, confidential source of information और assistance। मैंने ऐसी information दे दी उनको जो कि क्या है, confidential थी but necessary थी इसलिए दी, और उससे मेरी लाइफ अफेक्ट हो सकती है, तो वो information प्लीज कहीं पे भी नहीं देना कि वो लड़की कौन थी जिसने ये information या सोर्स आपको बताया। क्लियर है सबको? अब एम्पिडे द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, तो इस चीज की इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, एम्पिडे यानी ऑन गोइंग जो अभी इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन दैट वुड एम्पेड द प्रोसेस, या एम्पेड भी मतलब ये भी वहां लिखो, विच कैन अफेक्ट
which can affect the process of investigation and apprehension or prosecution of offenders. तो अगर हमने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि अभी इन्वेस्टिगेशन कहाँ किस तहत किस स्टेज पे है, तो जिनको हमें पकड़ना है उनको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते. जल्दी फर्स्ट वाला बताओ. Prejudicially affecting. Next. Forbidden by court or tribunal. Next. ठीक है. Privilege of parliament, state legislature. Next. Competitive position. Next. Confidence by third party. Next. किसी की लाइफ एंडेंजर्ड है या सेफ्टी हार्म हो रही है. नेक्स्ट. प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन. ठीक है. कैबिनेट पेपर्स, ये क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं और हमारे लिए बहुत सारे नए नए लॉज लेके आते हैं. उनके पेपर्स होते हैं, मिनट बुक्स होती हैं, वो हम आपको कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि अंदर क्या बात चल रही है, पहले क्या लॉ चल रहा था, फिर क्या लॉ लाया, किसने क्या बात बोली, वो सारे डिस्क्लोजर्स हम आपको नहीं कर सकते. तो कैबिनेट पेपर्स इंक्लूड उनके कोई डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, वो डिस्क्लोजर आपको नहीं मिलेगा. लास्ट क्या लिखा है? पर्सनल इंफॉर्मेशन. अब हम बहुत जगह अपने नंबर्स दे देते हैं. ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ. एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इतने सारे डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, सबके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर वो दे देंगे तो ऑब्वियसली उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मार्केट में आ जाएगी, तो वो लोग नहीं देते. आप सब चीजों, आपको फादर नेम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, पर आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी उसमें से नहीं मिलेगी. ठीक है. अब सलमान खान का फोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए मेरे को, तो मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में डाल दिया. देंगे क्या वो लोग? नहीं देंगे. तो मैं फिर भी बोलूंगी अरे पब्लिक, वो है पब्लिक सेलिब्रिटी है वो, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो, तो ये आपको नहीं मिल सकती. ठीक है. एमसीए में भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर तो होगा ही, लेकिन उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज नहीं मिल सकते आपको. तो इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक अथॉरिटी और इंटरेस्ट और विच कॉज एन अनवारंट इन्वेजन ऑफ द privacy of that individual unless the central public information officer or state or appellate authority, as the case may be, satisfy the larger public interest justify the disclosure of such इंफॉर्मेशन. भाई बहुत सारी तादाद, बहुत सारी पब्लिक को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इसलिए आप उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दो तो ही देंगे, और वो भी जब ये अपने सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो ही, वरना हम किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे. सबको समझ आ गया? फटाफट. फर्स्ट, प्रीजुडिशियली अफेक्ट. नेक्स्ट, forbidden by court or tribunal. Next, पल्लू. नेक्स्ट, कार्बन कॉपी. हार्मिंग. ठीक है, हार्मिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी यानी फॉरेन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन. उसके बाद एंडेंजर लाइफ एंड. ठीक है, उसके बाद ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन. उसके बाद कैबिनेट पेपर्स. और लास्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन. याद हो गया सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो. पहले वाले में एग्जाम्पल लिख दो. डिफेंस स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी. लिखा? नेक्स्ट वाले में लिखो रेप विक्टिम आइडेंटिटी, रेप विक्टिम आइडेंटिटी. फिर वाले में लिखो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कंपनी भेल की ट्रेड सीक्रेट्स, पीएसयू डैश कंपनी भेल ट्रेड सीक्रेट्स. फिर लिख दो यूएस गवर्नमेंट. कौन सा वाला? हाँ, उसमें लिख दो एमपी ड्यूरिंग बजट सेशन. ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट. तो बजट डिसीजंस और बजट सेशंस और बजट डिस्कशंस. ठीक है. कॉम्पिटिटिव पोजीशन में लिख लिया पीएसयू वाला. हाँ,
लिख लिया। उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट थर्ड पार्टी वाला, थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंस बाय थर्ड पार्टी, उसमें लिखो यूएस गवर्नमेंट रिपोर्ट, यूएस गवर्नमेंट रिपोर्ट। लिख लिया इतना। उसके बाद लाइफ एंड डेंजर में लिखो, अच्छा हाँ, विसिल ब्लोअर पता है क्या करना? देखो कंपनीज में क्या होता है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ईव टीजिंग समझते हैं? ईव टीजिंग, लड़का बहुत घूरता ही जाता है, घूरता ही जाता है, इसको ईव टीजिंग कहते हैं, ठीक है? तो आंखों से वार जो होता है, ठीक है, ईव टीजिंग हो रही है आपके साथ, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आपके साथ ये एक ऑफिस में हो रहा है, कंपनी में हो रहा है, तो आपको विसिल ब्लो करना पड़ेगा। टर्म विसिल ब्लोअर होता है, लेकिन एक्चुअली में आप जाके इंटरनल कमिटी को इस चीज की कंप्लेन करते हो कि मैं जिस जगह पे बैठती हूँ वहां पे बहुत ज्यादा ईव टीजिंग होती है, ठीक है, और मैं अनकंफर्टेबल हूँ। अब आप अगर ये आपने ये कंप्लेन की, ये पता चल गया, तो शायद आप ऑफिस में और अनकंफर्टेबल बैठ के काम करोगे। अगर ये पूरी बात ऑफिस में पता चल गई कि ये बंदी है अनकंफर्टेबल है, ये लड़का है इसको बहुत घूर, शायद वो आपको फिर ऑफिस के बाहर भी परेशान करने लग जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए क्या कि हु हैज फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट ईव टीजिंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ मैन? नहीं, तो यही चीज है कि उसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ एंडेंजर्ड हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो वहां एग्जाम्पल लिखो, नेम्स ऑफ विसिल ब्लोअर या विटनेस, नेम्स ऑफ विसिल ब्लोअर और विटनेस, names of whistleblower or witness in a criminal case, in a criminal case, or witness in a criminal case। ठीक है, तो मैंने भी एक क्रिमिनल केस देख लिया था और मैंने बोला प्लीज मेरा नाम मत बताना कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन पास की, तो वही हो गया। अब फिर है एम्बेडिंग इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई केस, एग्जाम्पल सीबीआई केस का करंट स्टेटस, कैबिनेट पेपर्स में लिखो मिनट्स ऑफ कैबिनेट मीटिंग, minutes of cabinet meeting before policy announcement, before policy announcement, before policy announcement। लास्ट वाले में लिखो सैलरी इंफॉर्मेशन, कौन कितनी सैलरी ले रहा है, ये हम आरटीआई में डाल रहा है, ये वाले ऑफिसर को कितने पैसे देते तुम, बताएंगे क्या? नहीं। पब्लिक अथॉरिटी कितना कमा रही है, बताएंगे क्या? नहीं। तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चल सकती, उसकी प्राइवेसी है। क्लियर है सबको? सारे याद हो गए? अब ये केस लॉ होमवर्क इंपॉर्टेंट लिखो और होमवर्क लिखो, और जो जा रहे हैं वो क्लास में बैठ के पढ़ के जाएंगे। कितनी हंसी आ रही ना अनुष्का, देखो। डन। अब एक टॉपिक की छोटा सा, रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, क्या रिजेक्ट कर सकते हैं वो रिक्वेस्ट को पब्लिक अथॉरिटीज? कल ही अपन ने पढ़ा था कि हाँ उनके पास ये पावर है, हाँ रीजन देने के साथ साथ वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अपील कहाँ करनी है वो भी बता दे, अपीलेट अथॉरिटी भी बता दे, ठीक है? तो बस लिख दो हैज एम्पावर्ड, तो लॉ के अंदर लिख दिया है कि अगर कोई भी कॉपीराइट वाली इंफॉर्मेशन मांग रहा होगा, कॉपीराइट कब लेते हैं बच्चे हम? हमने तो पढ़ा है। हाँ, कोई हमारा इन्वेंशन है भाई, हमने इतनी मेहनत से उसको बनाया, उसका पेटेंट कराया, कोई हमने अभी मूवी बनाई, अभी हमने लॉन्च भी नहीं की, बढ़िया उसको कॉपीराइट करा, मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी फलाना मूवी आने वाली है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं आएगी, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर वाला जब मैटर आया था, जिस दिन वो हुआ कि हमने भी वॉर बैक किया, ये वो नेक्स्ट डे क्या सेम डे बहुत लोगों ने ट्रेडमार्क फाइल कर दिए, और एंटरटेनमेंट क्लास में किए, मतलब विच इज ऑब्वियस कि वो सोच रहे हैं कि इसकी मूवी बनाएंगे, है ना? एंटरटेनमेंट क्लास में किया मतलब मूवी लाएंगे ना, क्या करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का एंटरटेनमेंट में जाके, ठीक है? तो
अब इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि वो इस चीज पे ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं यानी मूवी बना रहे हैं। मूवी बनाएंगे तो जैसी उनकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है तो स्क्रिप्ट की वो सबसे पहले क्या करा लेते हैं, कॉपीराइट करा लेते हैं। ऐसा नहीं मूवी आने के बाद कॉपीराइट, पहले ही स्क्रिप्ट का ही कॉपीराइट, कि ऐसे टाइप की मूवी कोई नहीं बना सकता। अब मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ कि एक फलाना पर्सन ने कॉपीराइट फाइल किया, मुझे पूरा बता दो, तो बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। ठीक है। पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड। अब देखो, हमें ना पहले मेन मेन टॉपिक्स डिस्कस करना है, तो इसको स्टार मार्क करो, जो बच्चे कल आएंगे, कल हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, चलो। हु इज एक्सक्लूडेड, अपन ने ये पढ़ा। एक लास्ट पॉइंट था शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 क्या था बच्चे? इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। तो वहां पे वही लिखा है, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज आर स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल लाइक आईबी, रॉ, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ ईडी वाले लोग, नारकोटिक्स ब्यूरो, एविएशन, सेंटर फ्रंटियर फोर्स, ये सारे लोगों को हमने क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है। इनसे पूछना मत कि कौन बंदा तुम्हारे अंदर है, तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, अभी स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है बच्चे, द एक्सक्लूजन हाउएवर इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि कुछ ना कुछ तो हम इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। These organizations have an obligation to provide information pertaining to allegation of corruption and human rights violations। जो जो allegations है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, अंदर में स्टेटस क्या इन्वेस्टिगेशन का वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो आ रहे हैं आपके घर में, पूरी मतलब आपके घर में नहीं, किसी के घर में बहुत ज्यादा जांच कर रहे हैं, ठीक है, कि ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिली है हमको। अब जांच कर जा रहे हैं, वो बोल रहे बताओ तो क्या देख रहे हो, नहीं हमारे पास सेक्शन शेड्यूल 11 के पास राइट है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अरे पर मेरे पे एलिगेशंस क्या है वो तो बता सकते हो, वो तभी भी कह रहे हैं नहीं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर मैंने फाइल किया कि मुझे एलिगेशंस बता दो, तो वो बता देंगे, हाँ वो चीज वो बता देंगे कि किस चीज का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रहा है। अभी स्टेटस क्या है वो नहीं बताएंगे। क्लियर है? सेकेंड शेड्यूल का शेड्यूल 11। ठीक है। चलो, इंफॉर्मेशन कमीशन, अब दोनों पढ़ी थी अपन ने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और, तो अपन ने ऑब्जेक्ट में ही पढ़ा था कि पर्पस क्या है, टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट। अब बच्चे सेंट्रल में उन्होंने बता दिया कि एक कौन होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 1 CIC, ठीक है, और 10 अदर, कितने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो एक चीफ हो गया और बाकी सब क्या हो गए, बेसिक कमिश्नर्स। ठीक है। और वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 10। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 10 लिखा है। दीज, ये इनको अपॉइंट कौन करता है, मार्क करो, दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे किससे पूछ के अपॉइंट करता है, वो रिकमेंडेशन लेता है प्राइम मिनिस्टर से, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब मैम ये सब मत बताओ यार प्लीज, ये बहुत बोरिंग है, फटाफट याद कर लेते हैं। देखो, पहला बंदे कौन है इसमें, मेन बंदा कौन है, चीफ कमिश्नर। 10 लोग कौन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनको अपॉइंट किसने किया, अब प्रेसिडेंट किससे पूछने गया, प्राइम मिनिस्टर से पूछने गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा से पूछने गया, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से पूछने गया। प्रेसिडेंट किससे पूछने गया, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर ने, वो उन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। हमें 3 चीजें याद हो गई, कौन कौन सी, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पूछता किससे, प्राइम मिनिस्टर से, ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा से, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इतना याद हो गया। चलो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन शैल बी, अब उनको ना बहुत सारे चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जो हमने 10 लोग अपॉइंट किया और एक चीफ, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। इमेंस ऑफ पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ, लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में और
गवर्नेंस में। अब ये वर्ड्स याद कर लेते हैं, ठीक है। जो चीफ कमिश्नर है और जो उसके साथ 10 लोग हैं, उनको पब्लिक लाइफ का और बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक लाइफ का और बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज का? लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और, एक बार फिर से बोल देते हैं, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी याद हो गया? लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखो क्या क्या, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया। ठीक है, चार कौन से थे? सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म और मास मीडिया। और लास्ट वाला क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, अब CIC और इंफॉर्मेशन ऑफिसर शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो भाई ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ये नहीं होने चाहिए। ही शैल नॉट होल्ड, कोई और बिजनेस भी ना करे, कोई भी और प्रॉफिटेबल बिजनेस के किसी भी ऑफिसर में वो नहीं हो। मतलब कि अगर आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन रहे हो या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो प्लीज इसके अलावा और कोई नौकरी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी में इतना काम है, इसी में इतना पैसा है, कहीं और मत जाओ। ठीक है, उसके बाद द जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शंस मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर शैल वेस्ट इन चीफ एंड हु शैल बी असिस्टेड बाय। मतलब मेन लीडर कौन है? चीफ। उनको असिस्ट कौन कर रहा है? बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। और उनको, उनके पास जो जो डेलीगेशंस आएगा फ्रॉम चीफ, उनको वो सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जनरल सुपरिटेंडेंट्स मतलब सबके सबसे ज्यादा डायरेक्शंस, मैनेजमेंट और इनको सुपरली हैंडल करने का राइट किसके पास है? चीफ के पास। ये उन्होंने लॉ में क्लियर कर दिया, आपस में लड़ने की जरूरत उनको नहीं है। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो चीफ है वो इतने टर्म्स के लिए रहना चाहिए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो उन्होंने टर्म नहीं बताया, एज में बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में लिखा है। ठीक है, जहां जहां प्रिस्क्राइब लिखा रहता है ना, प्रिस्क्राइब मतलब इसके रूल्स पढ़ने। अब हमारे सिलेबस में रूल्स नहीं है तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो कितने साल के लिए उसको ऑफिस में रहना है? एज में बी प्रिस्क्राइब। कितने साल के लिए उसको ऑफिस में रहना है? एज में बी। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है क्या? शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट। मतलब एक बार अपॉइंट होगा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद हम इसको दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, उम्र कितनी होनी चाहिए इसकी? चीफ कमिश्नर 65 के बाद हमारे यहाँ अपॉइंट नहीं होएगा। 65 ईयर्स का जब हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे बनेगा, उसको हम बोलेंगे चलो टाटा बाय बाय, अब आप घर पे रिटायर होके आराम करो। क्लियर है सबको? एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब आ गए चीफ हो गया, चीफ की एज में प्रिस्क्राइब। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी कितना दे दिया? एज में प्रिस्क्राइब्ड और एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, और वो भी नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्लियर है सबको? Provided that every information commissioner shall on vacating his office be appointed as chief commissioner in any manner specified by section 12। अब जैसे ही उन्होंने एवरी इन्फॉर्मेशन शैल बी ऑन वेकेटिंग, हाँ, जैसे उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो उसके बाद हम उनको बता, मतलब अगर चीफ वाला पार्ट खत्म हो गया उसका, ठीक है, नॉर्मल वाला कमिश्नर ऑफिसर खत्म हो गया, तो उसको हम बना सकते हैं चीफ, क्योंकि उसको ही असिस्ट करता था, तो अब वो चीफ बन जाएगा। ठीक है, उन 10 में से लोगों का अब अगर वेकेशन हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन बिफोर 65 ईयर्स, तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाएगा? चीफ बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन इज अपॉइंटेड एज चीफ, हिज टर्म और ऑफिस कितना होना चाहिए? शैल नॉट बी मोर देन 5 years इन एग्रीगेट। ठीक है, तो यहां से निकला नॉर्मल कमिश्नर से चीफ बना, कितने साल के लिए रहेगा? 5 साल के लिए। चीफ कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बिफोर ही एंटर्स अप टू ऑफिस सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, ओथ ले लेना, मैं जो करूंगा सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा, प्रेसिडेंट के सामने सारे अफर्मेशंस उनको लेने पड़ते हैं। ठीक है, चीफ कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा, हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। जब भी उसको छोड़ना है तो रिटन में रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सबमिट करे कि सर आपने मुझे अपॉइंट किया था, अब मैं और काम यहाँ पे नहीं कर सकता। उसके बाद लास्ट पॉइंट, उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, कितनी छुट्टी लेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब कहां से आता है? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। 5 पॉइंट है, फटाफट याद करते हैं। सबसे पहले कितने साल के लिए चीफ कमिश्नर ऑफिस में रहेगा? एज में बी प्रिस्क्राइब। कितनी एज के लिए रह सकता है? 65। नॉर्मल कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो, उसके लिए क्या बोल दिया? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और एज क्या बोल दी?
विच एवर इज अर्लियर। अब नॉर्मल कमिश्नर अगर अपनी जगह छोड़ रहा है तो वो किसके लिए एलिजिबल बन जाएगा? चीफ कमिश्नर के लिए। उसके बाद पढ़ लिया अपन ने कि जो नॉर्मल कमिश्नर है जब वो चीफ बनता है मैक्सिमम कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। जो भी चीफ कमिश्नर है अगर उसको एंटर कर रहा है वो उस पोजीशन में, और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो भी एंटर कर रहा है उस पोजीशन में, सबसे पहले उसको प्रेसिडेंट के सामने क्या लेना पड़ेगा? ओथ और अफर्मेशंस। और फिर जब भी उसको छोड़ना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिटन में रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। और लास्ट वाला सैलरीज, अलाउंसेस, छुट्टियां, टर्म ऑफ ऑफिस, सब कुछ कैसे आएगा? एज में बी प्रिस्क्राइब। सेम चीज स्टेट के लिए लिखी है। और लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट की सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इनको अपॉइंट किसने किया बच्चे? प्रेसिडेंट ने। अब जब एक आ गया चीफ, चीफ के नीचे 10 लोग और कमिश्नर आ गए, अब कमिश्नर्स को भी और एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जितने ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज चाहिए वो अपॉइंट करके देगा। ठीक है, जैसे हमने किसका पढ़ा? सेंट्रल का। सेम किसका है? स्टेट का। मतलब ये यहां लिख लो सेम। बस सेंट्रल में मतलब चीफ वाले को कौन अपॉइंट कर रहा था? चीफ वाले को सेंट्रल के जो चीफ कमिश्नर है उनको प्रेसिडेंट। और मैक्सिमम कितने लोग हो रहे थे? 10। उनको भी कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। किससे पूछ के कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट। बस इसमें यही फर्क है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वहां कौन बना रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे इसको कंसिस्ट ऑफ, इसमें भी नॉट मोर देन 10। एक तो चीफ हो गया और एक कितने हो गए? 10 और कमिश्नर आपको मिल जाएंगे। इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? अब गवर्नर। उधर कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। इधर पे कौन अपॉइंट कर रहा है? अब गवर्नर किससे पूछ के कर रहा है? चीफ मिनिस्टर से, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, और अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव। वहां पे कौन था? लोकसभा। यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव। वहां पे एक था यूनियन। यहाँ पे हम सिर्फ कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ लेंगे भैया ये सही है कि नहीं नॉमिनेट करने के लिए। अगेन चीफ को यहाँ पे स्टेट में चीफ कमिश्नर ऑफिसर को कौन अपॉइंट कर रहा है? गवर्नर। किससे पूछ के कर रहा है? चीफ मिनिस्टर से, और लेजिस्लेटिव असेंबली और 1 कैबिनेट मिनिस्टर से। चलेगा? बाकी सब कुछ सेम है। अब कह रहा है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। जो भी अभी हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पढ़ा और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज अ ड्यूटी टू रिसीव कंप्लेन फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, लेकिन अगर इनको पीआईओ ने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो पहला क्या लिखा है? मतलब सबसे पहले हमने कल किसको बनाया था? पब्लिक अथॉरिटी, विधि और विधि के साथ संस्कृति। ठीक है, ये लोग हमारे पीआईओ थे और ये लोग कौन थी? असिस्टेंट थी। अब सपोज ये लोग है ही नहीं, उसको एक ऐसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पीआईओ ही नहीं अपॉइंट किया उन्होंने। अपन ने वो पढ़ा था ना कि वो पब्लिक अथॉरिटी को कर लेना अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पब्लिक में दे दो इंफॉर्मेशन, जो बहुत बड़ी लिस्ट पड़ी थी। चेक करो, कल नहीं आया था क्या तू? हाँ 11 पॉइंट्स थे, कुछ 17-18 कुछ पॉइंट। वहां पे सबसे लास्ट में एक पॉइंट था 120 डेज में अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का डेजिग्नेशन और ये सब बता दो। मिला? मिल गया? सबको मिल गया? 100 में मिल गया? कंपटीशन, कम्युनिकेशन, ऑब्लिगेशन में नहीं। 120, हाँ मतलब 120 डेज में ये सारे पॉइंटर्स दे देना, ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब बच्चे अगर पीआईओ ही नहीं है तो किसके पास जाएंगे हम? ये कमिश्नर के पास। पीआईओ ही नहीं है तो असिस्टेंट कहां से होगा ना? असिस्टेंट भी नहीं है, पीआईओ भी नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? ये कमिश्नर जो तुमने चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर अपॉइंट किए हैं। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ? सुर भी आ रहा है? चलो, who has not been able to submit the information request because the PIO has not been appointed। तो किसके पास जाएंगे हम? इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। तो हमने वो कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया, अगर पीआईओ नहीं है तो हमारे पास आ जाओ। ठीक है, फिर क्या लिखा है? तो अगर विधि और संस्कृति या अनुकृति और दिशा ने उनकी इंफॉर्मेशन क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी, हमें नहीं देनी तुम्हें, ये फालतू इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो हम किसके पास जाएंगे फिर? कमिश्नर्स के पास। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट, ये सेक्शन 8 था।
क्या हम ये ले सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं। लेकिन वेयर डिस्क्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो कमिश्नर के पास जाएंगे, भैया ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसको बता दो ये वाली इन्फॉर्मेशन ये नहीं ले सकता। ठीक है। फिर एक और पॉइंट क्या है, अब विधि संस्कृति ऐसे बोर होके बैठे हैं, यार जान तो दे यार, रोज रोज आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है। ये दोनों भी भाव नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास। हु हैज रिसीव नो रिस्पॉन्स फॉर हिज और हर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। 30 दिन तुमने भी टाइम पास किया, उसको बुरा लग गया, वो सीधे चला गया कमिश्नर के पास। फिर क्या लिखा है, विधि और संस्कृति सोच रहा है इससे तो बहुत माल पैसा मिलेगा, अपन इससे फटाक से 10 रुपए की जगह 10,000 रुपए ले लेते हैं। तो फीस कितनी थी और इनने कितनी ले ली? अनरीजनेबल फीस चार्ज करेंगे, सीधे वो किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। ठीक है। हु थिंक्स द फीस चार्ज आर अनरीजनेबल। उसके बाद इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। हु थिंक्स इन्फॉर्मेशन इज गिवन, वो आधी है, फॉल्स है और मिसलीडिंग। इन्होंने कुछ भी उठा के कोई भी इन्फॉर्मेशन पकड़ा दी इनको, वो मिसलीडिंग भी थी, फॉल्स भी थी, उनके काम की भी नहीं थी, तो वो किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास। और एनी अदर मैटर, कुछ भी नहीं समझ आया तो किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास। इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास कब जाते हैं? जब हमें पीआईओ ही नहीं है, फिर रिफ मना कर दे रहे हैं इन लोग, उसके बाद ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, उसके बाद रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अनरीजनेबल फीस ले रहे हैं, उसके बाद इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट मार्क करिए, चलो। अब जैसे कमिश्नर्स थे वैसे ही हमारे पास क्या है? एपलेट अथॉरिटीज। वैसे ही हमारे पास क्या है बच्चे? एपलेट अथॉरिटीज मतलब जिनके पास हम क्या करेंगे? जाके अपील फाइल करेंगे। एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अग्रीव पर्सन, अग्रीव मतलब जो अगेंस्ट है डिसीजन के, वो किसके पास जाएगा? अपील फाइल करने एपलेट अथॉरिटीज के पास। अब सपोज ऐसे समझो विधि ने एक इंफॉर्मेशन दी जो मिसलीडिंग थी, फॉल्स थी। ठीक है। मैं उस इंफॉर्मेशन से बिल्कुल खुश नहीं हूं, मैंने इसको रिक्वेस्ट की, मिसलीडिंग है, इसने बोला निकल यहां से। ठीक है। अब मैं हो गई उससे गुस्सा, मैं क्या करूंगी? एपलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करूंगी कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी जिसकी मैंने फीस भी दी और इसने मुझे मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। अब वो कह रहे हैं ये एपलेट अथॉरिटीज है कौन? सबसे पहले क्या लिखा है? ऑफिसर सीनियर इन रैंक इन टू पीआईओ। तो पीआईओ से जो भी सीनियर होगा उसके पास जाके मैं क्या कर सकती हूँ? अपील फाइल कर सकती हूँ। उसके बाद और किसके पास अपील फाइल कर सकती हूँ? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिनको जो चीफ वाले लोग हैं और 10 अदर लोग हैं उनको जाके अपील कर सकते हैं। और फिर लास्ट क्या लिखा है? थर्ड पार्टी अपील। ठीक है। सबसे पहले महक पढ़ना, फर्स्ट अपील कब होती है? अब इसमें ऐसे समझो मैं इन दोनों के पास गई थी इन्फॉर्मेशन लेने, इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं खुश नहीं हूं। इनके सीनियर कौन है? संस्कृति और विधि थे। ठीक है। तो मैंने सीनियर ऑफिसर को कंप्लेन कर दी कि आपके बंदे ने मुझे अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरे पास अपील करने का कितना टाइम है? 30 डेज। मैं 35 दिन में गई ये बोल के कि मैं 5 दिन बहुत बीमार थी, वो मानेंगे क्या? क्यों? 30 डेज चले गए, वहां लिखा है ना बच्चे कि डिले में बी कंडोन्ड, यानी एक्सेप्ट हो सकता है इफ द एपिलेट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड कि आप सफिशिएंट कॉज लेके आए हो। तो अगर उसको लगेगा हाँ सच में बीमार थी तो फिर मान लेगा ना 35 दिन में भी। थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी एनर्जी और, बस आखिरी पेज है। समझ आया? पहली अपील किसको होगी? सीनियर ऑफिसर को। पहली अपील किसको होगी बच्चे? सेकेंड अपील। सेकेंड अपील विधि रीड करना। अब सेकंड अपील कहाँ फाइल करनी है? स्टेट कमीशन या सेंट्रल कमीशन के पास चले जाओ। कितने दिन है आपके पास?
90 डेज, चाहे डिसीजन से चाहे फर्स्ट अपील से ले लो 90 डेज, ठीक है। तो मतलब डिसीजन आया, मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास 30 दिन थे, उन 30 दिन में मैंने फर्स्ट अपील कर दी, फर्स्ट अपील कर दी, वहां से 90 दिन है। क्लियर है सबको? और अगर 90 दिन में नहीं गई, 95 डेज में गई, तो सुनेंगे क्या? अगर सफिशिएंट कॉज लगेगा उनको तो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी अपील, पल्लू पढ़ना, थर्ड पार्टी अपील। अब अपन ने पढ़ा था थर्ड पार्टी का मीनिंग, क्या पढ़ा था? जो फॉरेनर हो, सिटीजन ना हो, ठीक है, या अनरिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन हो। अब उसको लग रहा है किसी के साथ गलत हुआ है, वो चक के आ गया अपील फाइल करने, तो उसके लिए भी सेम चीज है, पहले फर्स्ट अपील फाइल करो और फिर सेकंड अपील फाइल करो। तो पहले सीनियर ऑफिसर के पास जाओ 30 दिन में फर्स्ट अपील फाइल करने, और वो नहीं सुने तो फिर कमीशन के पास जाओ कितने दिन में? 90 डेज में। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अब जब हमने अपील की है तो उनके पास ऑप्शन है कि 30 दिन में इस अपील को रिजॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा 45 डेज, वरना और दिन नहीं। ठीक है, नीचे नहीं, सफिशिएंट कॉज हो गया। अब ऑफिसर को कह रही हूं 30 दिन में इसको रिजॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा 45 डेज। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन वाज जस्टिफाइड लाइज विद द पीआईओ, मतलब विधि बताएगी मैंने क्यों इसको बोल दिया, निकल यहां से। ठीक है, फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज कितने दिन में? 30 डेज में। और ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन कितने दिन का मिल रहा है आपको? 45। उनको इतने दिन में मेरी अपील रिजॉल्व करके देनी है। लास्ट पॉइंट बचा है पेनल्टीज। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि हमने स्ट्रिंजेंट पेनल्टी लगाई है ऑन पीआईओ फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अगर इन चारों ने अपन को इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इन लोगों को फाइन लगेगा कितना? 250 रुपए पर डे, हर दिन का कितना लगेगा? 250, अप टू मैक्सिमम 25,000। ठीक है, भर दोगे? हाँ, तुम थोड़ी हो पब्लिक। अच्छा, क्यों क्यों पेनाल्टी लगेगी? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है इशिका? एप्स एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, हमने एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने फाड़ दी, अरे हमें नहीं चाहिए आपकी एप्लीकेशन, तो भैया 250 पर डे भरो, मैक्सिमम कितना? 25,000। संस्कृति नेक्स्ट क्या है? हमारी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे और कोई रीजनेबल बात भी नहीं है आपके पास कि क्यों हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बस डिले करे जा रहे हो, तो आपको पेनाल्टी लगेगी कितनी? 250 पर डे और मैक्सिमम। ठीक है, भाविका नेक्स्ट पॉइंट। जानबूझ के हमको घुमा फिरा के हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं देने के लिए हमको डिनाई करो और कह रहे हो सेक्शन 8 में कवर्ड है सेक्शन, जबकि सेक्शन 8 में ऐसा कुछ भी कवर नहीं है। पेनाल्टी कितनी? उसके बाद सौम्य नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जानबूझ के हमको इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पेनाल्टी कितनी है? बहुत पूछते हैं बेटा, एक ही पेनाल्टी है, याद कर लो, 250 पर डे मैक्सिमम। और उसके बाद डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड, जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन मांगी उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एनी मैनर, मतलब जानबूझ के कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लेके आ रहे हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश ना करनी पड़े। ऐसे केसेस में पेनाल्टी कितनी? मैक्सिमम। ठीक है, लास्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, तो लोअर कोर्ट्स को इसमें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधे ऑफिसर्स बिठा दिए हैं और स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन बना दिए, तो हमने उनको हटा दिया, भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस चीज को लेके जाने की जरूरत नहीं है। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा? अलमस लास्ट है, अरे यार मत करो। तुमको भी इंदौर जाना है आज? इंदौर जा रही हो आज? नहीं, पहली बात कि जितने ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स करने हैं।
तुमको राइट टू इन्फॉर्मेशन आज पता चल गया ना, तुम्हारे पास राइट है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो सीएस पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाने चाहिए जहां हम इस चीज की अवेयरनेस करें। फिर है एनकरेज करना है हमको पब्लिक अथॉरिटीज को, जैसे विधि और संस्कृति लोगों को एनकरेज करना है कि भैया इन डेवलपमेंट्स में और इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि लोगों के पास और अवेयरनेस आएगी, तुम जैसे लोग राइट इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन करोगे। प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिसेमिनेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज अबाउट देयर एक्टिविटीज, वो अपना भी प्रमोशन करेंगे, आप जब जब हमारे पास आएंगे हम तब तब टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ट्रेन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज प्रोडक्ट रेलेवेंट ट्रेनिंग मटेरियल फॉर यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज themselves। इन लोगों की ट्रेनिंग भी करना जरूरी है ताकि वो टाइम टू टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लोगों को दे। ठीक है, डिसमें कहाँ लिखा है, डेसिमिनेशन लिखा होगा ना, ये ना इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन देना, डेसिमिनेशन। केस लॉ होमवर्क अभी पढ़ोगे तुम लोग, 3 हो गए। अब देखो चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही टॉपिक रहा ना फिर तो, पार्शियल। अनुष्का एक बार फटाक से रीड कर ले। अब रुक जाओ, अपन ने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी पार्ट जो डिस्क्लोजर है पर उनका हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाले एग्जेम्प्ट हैं और ये वाले दे सकते हैं, तो हम एग्जेम्प्ट वाले हटा देंगे और जो दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे विद रीजनिंग कि ये वाला पार्ट आपको क्यों मिल रहा है और ये वाला पार्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा। इस टॉपिक को बस रीड लिख लो। ठीक है, पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड, जो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है वो दे दी जाएगी, जो नहीं दी जा सकती उसको बता देंगे कि एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चैप्टर ओवर। आज टेस्ट नहीं है, टेस्ट सबका होगा एक साथ ऑन